चलिए हम शुरू करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल मतलब रिलेटेड टू हीट। थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब हीट देने से या हीट लेने पे किसी ऑब्जेक्ट में क्या होगा। थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब ये। आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें चेंज होगी एक मैटर की प्रॉपर्टीज में हीट चेंज करने पे, हीट देने पे या लेने पे, हीट ट्रांसफर करने पे। चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो ही चेंज ऑफ स्टेट। और माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बोलें तो जो मोशन होता है वो फास्ट हो जाता है, दैट इज पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वेरी गुड। और बहुत बढ़िया। और टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उनको ज़्यादा जगह चाहिए रहती है। तो एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। बेसिकली वॉल्यूम चेंज होता है, एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। इन चीज़ों को हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, टेम्परेचर और हीट में क्या अंतर होता है। टेम्परेचर और हीट में क्या अंतर होता है। हीट देने पे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ सकता है और हीट उसमें से रिमूव करने पे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम हो सकता है। ये तो सबको पता है। हीट क्या ज़्यादा हॉट बॉडी में से कोल्डर बॉडी की तरफ जाती है? क्या ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट में ज़्यादा हीट होगी कोल्ड के कंपैरिजन में? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। ज़्यादा हॉट बॉडी मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। हीट के बारे में नहीं बोल सकते। हीट कितना होगा वो आप भी आगे समझ में आएगा कि हो सकता है कोल्डर, रिलेटिवली कोल्डर ऑब्जेक्ट में हीट कंटेंट ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट जनरली एब्सोल्यूट हीट कंटेंट की बात नहीं करते हैं, चेंज ऑफ हीट की बात करते हैं। तो ये लिखिए, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ अ बॉडी। Temperature is the measure of hotness or coolness of a body. लिखा? अब समझिए मेरी बात को। जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप सारी चीज़ें पैरेलली एनालाइज नहीं कर सकते। सारी चीज़ें पैरेलली एनालाइज नहीं कर सकते। हम एक एस्पेक्ट को उठाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसलिए जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं और कोई फिनोमेना पढ़ रहे हैं, हीट ट्रांसफर, कुछ भी फिनोमेना पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक सिस्टम लेते हैं। सिस्टम मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है,
एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ फ्लूइड हो सकता है कि इतना फ्लूइड लिया, या कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकती है, या कोई गैस हो सकती है कि इतना वॉल्यूम गैस लिया। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है, उसको हम लोग सिस्टम मानते हैं और उस पे चेंजेस देखते हैं, जो भी उसको पे करा, हीट दी और उस पे चेंजेस देखे। तो एक सिस्टम लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये सिस्टम आपको जब तक ऑब्जर्व या इमेजिन नहीं हुआ कि हाँ इतने ही सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं, तब तक बस कंफ्यूजन ही रहेगा। आप जब आपस में भी डिस्कस करेंगे या मुझे भी कुछ डाउट पूछेंगे तो वो कन्वे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है आप 2-3 पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हो और दूसरा पर्सन एक ही पार्ट के बारे में समझ पाए। तो हम हमेशा पहले डिफाइन करते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है। जनरली सिस्टम 3 तरह के डिफाइन होते हैं। एक ओपन सिस्टम, जिसमें से चीजें आ जा सकती है, मास एंटर कर सकता है, मास एग्जिट कर सकता है, एनर्जी आ जा सकती है। इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो अगर आपने एक पैन गैस स्टोव पे रख रखा है और ओपन है, तो पानी है या कुछ दूध है उसके अंदर, तो गर्म हो रहा है, तो कुछ मास भी उसमें से निकल सकता है, इवेपोरेट हो सकता है। या एक चाय का कप है, आप उसमें से चाय पी रहे हैं, तो जो चाय का कप है वो एक ओपन सिस्टम है, उसमें मास भी चेंज हो सकता है और एनर्जी भी चेंज हो सकती है। दूसरा तरह का सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम होता है, जिसमें मास का चेंज हम लोग नहीं लेते हैं, पर एनर्जी का चेंज हो सकता है। जैसे वही पैन है, उसको आपने लिड से कवर कर दिया। प्रेशर कुकर, जब तक विसल नहीं आए जब तक प्रेशर कुकर। या वो चाय का जो कप रखा था उसको आपने कवर कर दिया, तो अब इवेपोरेशन होगा ही नहीं, होगा भी तो अंदर के अंदर ही होगा सिस्टम में। तो ये क्लोज सिस्टम हुआ, उसमें एनर्जी इन आउट तो हो सकती है बट मास इन आउट नहीं हो सकता। क्लियर बात? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब पूरी दुनिया से ही कटा हुआ, ना तो मास इन आउट हो सकता है ना एनर्जी इन आउट हो सकती है। अगर हीट ट्रांसफर की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम का एक थर्मोफ्लास्क जो आते हैं वो एग्जांपल ले सकते हैं। वो एक ठीक ठाक एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का, है ना। हॉट बॉक्सेस, टिफिन के जो हॉट बॉक्सेस रहते हैं, 4-5 घंटे तक उसमें गर्म रहेगा, अच्छी क्वालिटी का है तो 4-5 घंटे तक अच्छा गर्म रहता है, उसको नियर टू आइसोलेटेड सिस्टम ले सकते हैं। एग्जैक्टली 100% आइसोलेटेड सिस्टम तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती है, जैसे रेडिएशन, उसको कैसे बचाओगे। तो फिर भी एक राउंड अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम ले सकते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन 2 or more system of or a system and its surrounding by virtue of temperature difference। तो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है अभी, इसको हम लोग सिर्फ हीट लेंगे, अगले चैप्टर में वर्क डन भी लेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन भी लेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हीट लेंगे, ठीक है। तो हम लोग किस तरह के सिस्टम लेंगे, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। जनरली स्टडी के लिए क्लोज्ड सिस्टम लेंगे, जनरली क्लोज सिस्टम चलेगा हमारा। क्लियर बात? इनमें से जो जो लिखना हो लिख लीजिए, और ये बोल्ड वाले को पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट ज़रूरत लगे तो लिख लीजिए, करिए।
लिखा? एसआई यूनिट लिख लीजिए। एसआई यूनिट हीट की जूल्स है और टेम्परेचर की केल्विन है। ठीक है, अब अच्छे पार्ट पे चलते हैं, ये तो बेसिक था। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, किस स्केल पे आप टेम्परेचर को मेजर करना पसंद करते हो? किस स्केल पे? सेल्सियस स्केल। जो सेल्सियस स्केल है वो कैसे बनी? सेल्सियस स्केल कैसे बनी? हीट ट्रांसफर तो लोगों को समझ में आता था, बहुत नॉर्मल बात है, नेचुरल फिनोमेना है, हीट ट्रांसफर समझ में आता था। गरम ठंडा भी समझ में आता था, पर गरम ठंडे को क्वांटिफाई, नंबर देना, वो मुश्किल था। तो एक साइंटिस्ट ने क्या करा, बोला टेक वाटर 1 atm पे जिस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा, लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे 0, और जिस टेम्परेचर पे वो बॉईल हो जाएगा उसको बोलेंगे 100। तो उसने वाटर लिया, वाटर की लिक्विड स्टेट एट 1 atm, मैं बार बार बोल रहा हूँ एट 1 atm, वो जरूरी है, एट 1 atm लिक्विड स्टेट को उसने टेम्परेचर में 100 डिविजन्स दे दिए। वो चाहता तो 200 भी दे देता, वो चाहता तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 नहीं रखता, -10 रखता, या 10 रखता, या 20 रखता, पर उसने ऐसा किया। तो इससे हम लोगों को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है, कितना होता है ये समझ में आया। 1 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस क्या बोलोगे? जैसे चाय का कप है, मैंने पिया, ठंडा लगा, तो सपोज ऐसा सेटअप होता है कि भाई 10 डिग्री और बढ़ जाए चाय, है ना, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, ठंडी नहीं लग रही, मज़ा नहीं आ रहा, तो 5 डिग्री और ठंडी हो जाए। तो जैसे नमक डालते ना स्वाद अनुसार, तो टेम्परेचर अपन सेट कर पाते और कर भी लेते कुछ हद तक, एकदम से नहीं कर पाते बट कर लेते, कंपैरेटिवली कर लेते। ठंडे का तो कर लेते, आपके डिजिटल रेफ्रिजरेटर्स फ्रीजर्स आते हैं जिसमें आप ठंडा टेम्परेचर सेट कर सकते हो। इंडक्शन प्लेट्स आती है जिसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, 70 डिग्री चाहिए, 80 डिग्री चाहिए, 90 डिग्री चाहिए, और फिर और भी डिवाइसेस है, टेम्परेचर सेट कर सकते हो बेसिकली। तो आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अनुमान लग गया कितना होता है। अभी लगा नहीं होगा बट इस तरह की चीजें देखोगे तो लग जाएगा अनुमान कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है। इतना समझ में आया? सब जीरो टेम्परेचर पॉसिबल है, हाँ या ना? सब जीरो टेम्परेचर पॉसिबल है, हाँ। सब जीरो मतलब 0 से नीचे, तो सब जीरो टेम्परेचर इस स्केल में पॉसिबल है। क्लियर बात? दूसरी स्केल,
दुनिया का सबसे अजीब कंट्री जो सबसे अजीब स्केल्स यूज करता है, अमेरिका। सारी अजीब स्केल्स यूज करता है, सब दुनिया अलग यूज करेगी, वो अलग यूज करेगा। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट यूज करते हैं वो। हाँ, यूरोप में भी यही होती है। फ़ारेनहाइट। तो जो फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट थे, जिस समय सेल्सियस ने बोला कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट 0 लो फ़ारेनहाइट ने, उसी समय दुनिया के दूसरे हिस्से में बोला 32 लो। 32 का क्या क्रेडिट, बट गलत थोड़ी है, 32 लो। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट लो 212। दैट इज जो डिवीजन है वो 100 की जगह 180 लो। बाकी बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट अलग, एंडिंग पॉइंट अलग, दैट इज जो डिफरेंस आया वो अलग अलग हो गया। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अनुमान लग गया। अब सीधी सी बात समझ में आ रही है कि चेंज इन टेम्परेचर अगर मैं बात करूं, चेंज अगर मैं बात करूं, है ना, मैं 1 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ठंडा होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं चेंज की बात कर रहा हूं। तो 1 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग कितना डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा? मैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं, लिखा है ना चेंज। अगर सेल्सियस में x टेम्परेचर था और अब x+1 हो गया, तो फ़ारेनहाइट में y से y+1 होगा कि कितना होगा? पानी को बॉईल होने में कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ाना पड़ेगा 0 से 100, और फ़ारेनहाइट में 180, तो 100 करस्पॉन्ड्स टू 180। समझ पा रहे हो बात? जो चीज 100 डिनोट कर रही है सेल्सियस में चेंज, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, चेंज की बात कर रहा हूं, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, चेंज की बात कर रहा हूं। जो चीज 100 डिनोट कर रही है सेल्सियस में, वो फ़ारेनहाइट में 180 डिनोट करेगी। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो इसका रेशियो निकालोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 18/10, दैट इज 9/5 फ़ारेनहाइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, मैं चेंज की बात कर रहा हूं। स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा वो बताऊंगा अभी, वो 32 का कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें। इतनी चीज समझ में आई, और ये क्यों हुआ ये भी समझ में आया। अब खुद की कोई स्केल बना लो जिसमें पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है पर बॉइलिंग पॉइंट 300 है, तो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 3 डिग्री दक्ष, यह सरनेम लगा देना, है ना, इन साइंटिस्ट का भी नाम या सरनेम ही यूज हुआ है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपने एक स्केल नहीं बनाई, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पानी का ये है और बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड आपके स्केल में कितने होंगे? तो चेंज तो बता दोगे ना, स्टार्ट कैसे करना है वो तो बता दूंगा, चेंज तो बता दोगे, उसमें प्रपोर्शन ही देखना है। इसमें भी सब जीरो पॉसिबल है, इसमें भी सब जीरो टेम्परेचर पॉसिबल है, ठीक है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज मेरे को फ़ारेनहाइट में देखना है, तो जो चेंज देखना है तो फ़ारेनहाइट जितना भी है उसको मैं 5/9 टाइम्स कर दूं, या सेल्सियस को 9/5 टाइम्स कर दूं, या फ़ारेनहाइट को 5/9 टाइम्स कर दूं, एक ही बात है। घुमा उधर ले जाऊंगा तो 5/9, उधर ले जाऊंगा तो 9/5।
ये ठीक है, चेंज की बात कर रहा हूं मैं अभी, इक्वल टू मत लगाओ, चेंज की बात कर रहा हूं मैं, ये ठीक है। तो मैंने उसको शिफ्ट करके 5/9 कर दिया उधर। अब सेल्सियस जहां से शुरू होता है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 आगे से चालू होती है। तो सेल्सियस में +32 करूंगा कि फ़ारेनहाइट में +32 करूंगा? सेल्सियस में +32 करूंगा, तो 32 को उधर ले जाओगे तो -32 हो जाएगा। 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। इस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हो। मैंने ये एक रफ रॉ आइडिया बताया, किस तरह से इक्वेशन बना सकते हो। इनका आइडिया देख लेते हैं, इनने इक्वेशन किस तरह से बनाई है। सबसे पहले इनने बोला कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर बढ़ता है तो फ़ारेनहाइट में भी बढ़ता है, और लीनियर रिलेशनशिप निकला, और है भी, बस ये एक नंबर अलग है 1.8, जैसे y इज इक्वल्स टू 1.8x ऐसा बन जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग है, तो देखो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में और टेम्परेचर सेल्सियस में दोनों को इक्वल करना है, तो फ़ारेनहाइट एक तो 32 ज़्यादा होगा, एक तो 32 ज़्यादा होगा, है ना। तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में माइनस कर दिया। अब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट जीरो से नहीं, पानी का जो लिक्विड स्टेट है उसमें कितना चेंज हो रहा है? 180। तो उसकी एक यूनिट वैल्यू निकालने के लिए मैंने 180 से डिवाइड कर दिया, इसकी एक यूनिट वैल्यू निकालने के लिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया यूनिट वैल्यू, ये आ गया यूनिट वैल्यू। ठीक है, अब इसको ही ट्रांसपोज अगर कर दोगे तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 180/100 दैट इज 9/5 टेम्परेचर सेल्सियस, और 32 प्लस कर लो, या टेम्परेचर सेल्सियस इज इक्वल्स टू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है, उसमें 5/9 कर दो और 32 माइनस कर दो। कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला नहीं रटना है, क्योंकि क्वेश्चन मन से आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई आपके ने एक स्केल बनाई जिसमें पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 50 डिग्री x, 50 डिग्री समथिंग, और बॉइलिंग पॉइंट है 360 डिग्री या 400 डिग्री x। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आना चाहिए और पूरा ड्यूरेशन समझ में आना चाहिए। तो फिर सेल्सियस को उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट को उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? पक्का? ये 100 है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक कितना है? 180। 200 क्या बोला तू? 180 है ना। ये लाइन, ये एंगल, स्लोप के बारे में क्या बोल सकते हो? हीट, हीट क्या? वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, एंगल के बारे में क्या बोल सकते हो? 45 डिग्री से ज्यादा होगा, पर निकाल भी सकते हो 180/100, tan थीटा इज इक्वल्स टू 180/100, ऐसी वैल्यू आएगी तो थीटा निकाल सकते हो उस चीज के लिए। बट क्योंकि ऊपर वो 180 चल रहा है और राइट में वो सिर्फ 100 बढ़ रहा है, आगे x में 100 बढ़ रहा है, y में 180 चल रहा है, तो इसलिए थीटा 45 से ज्यादा होगा ना। ये उतना प्रॉपर बना हुआ नहीं है फिगर, समझ लो ना, प्रॉपर नहीं फिगर बना है, वो 45 लग रहा है पर होगा नहीं। हाँ, वो आप निकाल सकते हो जितना भी होगा, राइट, 45 से ज्यादा होगा। क्लियर बात? आगे चले? पक्का?
टेम्परेचर एक्चुअल में है क्या? टेम्परेचर एक्चुअल में है क्या? हमको मैक्रोस्कोपिक फील है टेम्परेचर है क्या, पर अगर पार्टिकल लेवल पे चले जाए तो क्या पार्टिकल का खुद का कुछ टेम्परेचर होता है? होता है क्या? कभी केमिस्ट्री में एटम्स के बारे में आपने खूब पढ़ा है, उसका मास, इसका ये, इसका वो, कभी टेम्परेचर रिगार्डिंग नहीं पढ़ा है। तो आपको क्या लगता है, अभी पढ़ा है नहीं, आगे आएगा? मतलब होता है कि नहीं होता है? किसी पार्टिकल का टेम्परेचर डिफाइन कर सकता हूँ क्या मैं? किसी पार्टिकल का, बल्क का तो कर सकता हूं मैं। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, आपने ऊपर भी बताया था, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरे को पार्टिकल लेवल पे क्या दिखता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। तो माइक्रोस्कोपिकली टेम्परेचर क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। बात समझना, ये काइनेटिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी नहीं जिसकी आज तक आप बात करते आए। अभी कमरे में हवा फील हो रही है क्या? नहीं। कब हवा फील होगी? जब मैं पंखा चलाऊंगा। तो बेसिकली एयर को काइनेटिक एनर्जी मिल गई, पर वो जो काइनेटिक एनर्जी और ये जो काइनेटिक एनर्जी है अलग अलग है। पंखा चलाने से हवा को एक बल्क काइनेटिक एनर्जी मिलती है, पूरे के पूरे पार्टिकल्स एक तरफ चल रहे हैं। पर पंखा चलाने के बाद भी इस कमरे का टेम्परेचर लगभग उतना ही रहेगा जितना अभी है, ठंडा होता नहीं है। कन्वेक्शन बढ़ जाता है इसलिए अपन को ठंडा लगता है। पंखा चलाने से ठंडा क्यों हो जाएगा टेम्परेचर? कूलर या एसी चलाने से होगा, पंखा चलाने से क्यों हो जाएगा? राइट? तो पंखा चलाने से ये वाली काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, बल्क की बढ़ती है। वो अलग लेवल है, उसमें 5 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर बहुत हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड बहुत ही बढ़िया हो गई। पर ये वाली काइनेटिक एनर्जी अलग है, पार्टिकल्स की रैंडम मोशन की काइनेटिक एनर्जी आपको फील नहीं होती है। ये वाली काइनेटिक एनर्जी के कारण प्रेशर फील होता है, मोमेंटम के कारण। इस काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी उसका, उसके कारण मोमेंटम निकालो, उसके कारण प्रेशर फील होता है। समझ लो? तो ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आप ये चीज लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। सेम चीज मैं थर्मोडायनेमिक्स में वापस डिस्कस करूंगा डिटेल में, बट थोड़ा सा लिख लो आधा अधूरा जो भी समझ में आए। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का नहीं है। बोलो आगे। अब सपोज करो कोई सिस्टम है अपने पास, लेफ्ट मोस्ट एक सिस्टम है, उसका कुछ टेम्परेचर है, उसमें पार्टिकल्स की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हम इसको ठंडा कर दें और ठंडा करते जाएं, तो जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक टेम्परेचर तक हो सकता है जीरो काइनेटिक एनर्जी में पहुंच जाए। हो सकता है जीरो काइनेटिक एनर्जी में पहुंच जाए।
उसके बाद और ठंडा करना उसको पॉसिबल होगा क्या? तो टेम्परेचर आप चीज का खत्म कर सकते हो, मतलब उसकी हीट खत्म कर सकते हो। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये, पर चीज का टेम्परेचर खत्म कर सकते हो। नाइदर हॉट नॉर कोल्ड नहीं कि उसकी उसको ठंडा करते गए अब टेम्परेचर ही नहीं है चीज़ों में, उस चीज़ में अब टेम्परेचर जीरो, मतलब हीट है ही नहीं, हीट नहीं है। तो ये कौन सा टेम्परेचर होगा? जैसे अगर मैं इसको पानी ही ले लूं, तो लेट्स से ये स्टीम थी, मतलब गैशियस स्टेट था 120 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये ठंडा होके वाटर बन गया लिक्विड स्टेट 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये आइस बन गया -30 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब इसको मैं कितना ठंडा करते जाऊं तो जीरो काइनेटिक एनर्जी पे पहुंचेगा ये। मैं पूछना चाह रहा हूं डिग्री सेंटीग्रेड में लोएस्ट टेम्परेचर क्या पॉसिबल है? अगर है तो नहीं है, -∞। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे लो पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली इससे लो पॉसिबल नहीं है, फिजिकली तो पहुंच नहीं पाते इस पर, थ्योरेटिकली इससे लो पॉसिबल नहीं है। अरे मैं क्या करूं, मैं काइनेटिक एनर्जी पता कर लूं पानी की किसी भी स्टेट पे, 120 पे पता कर लूं या 40 पे पता कर लूं, और फिर मैं देखूं कि टेम्परेचर के साथ कैसा वेरिएशन है, और उसका एक ग्राफ प्लॉट कर लूं, और मैं देख लूं किस टेम्परेचर पे वो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है, वो टेम्परेचर सबसे लोएस्ट हो गया। डिस्कस करेंगे आगे। सुपर कंडक्टर्स को बहुत ज़्यादा कूल करके बनाते हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म करो, गैस से भी गर्म करते जाओ तो वो कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा में, और किसी चीज़ को ठंडा करते जाओ तो वो किसी स्टेट पे कन्वर्ट हो जाती है बोस कंडेंसेट में, जैसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, पर वो जो बोस साइंटिस्ट थे उन्हीं ने पूरा सही किया था, आइंस्टीन ने सिर्फ प्रूफ रीड किया था, पूरा बोस साइंटिस्ट ने ही इंडिया के ही इंडियन साइंटिस्ट ही है, इंडिया से ही करा था, इंडिया में रहते हुए ही करा था। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, सिर्फ बोस कंडेंसेट नाम है उसका। एक स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज है वैसे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, जैसे प्लाज्मा की कुछ प्रॉपर्टीज है गैस के ऊपर, तो प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज के बारे में काफी कुछ पता है मेरे को कंपैरेटिवली, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में नहीं पता। और किसी सब्सटेंस का किसी टेम्परेचर पे सॉलिड से वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में कन्वर्ट होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब ये बात हुई कि भाई हम लोग टेम्परेचर की जो स्केल्स ले रहे थे अभी तक, अब ये बात हुई कि हम जो टेम्परेचर की स्केल्स ले रहे थे अभी तक, डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, दे वर रिलेटिव स्केल्स। रिलेटिव स्केल्स क्यों? क्योंकि भाई पानी को लेके क्यों कर रहे हो? सिर्फ पानी में टेम्परेचर होता है क्या? और पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को एक नंबर बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट को एक नंबर बोल दिया, तो रिलेटिव स्केल है, समझे? एक काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट से नहीं निकली थी, पर रूट कॉन्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी का है। तो एक और स्केल डेवलप की गई
एक और स्केल डेवलप की गई जो कि काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे की गई। काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब उस स्केल में जीरो टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से वो स्केल टेम्परेचर बताएगी। मेजरमेंट वैसे ही होता है जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का होता है, प्रैक्टिकल मेजरमेंट वैसे ही होता है, बट काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे बनी। ये काइनेटिक एनर्जी को हटा देते हैं और दूसरी तरह से समझाता हूं, तो एक स्केल बनी जिसमें जीरो से नीचे कुछ भी नहीं है और किसी का रिलेशन नहीं लिया गया, उसमें रिलेटिव चीज नहीं ली गई, तो उसको बोला एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, और उसको वैल्यू दी गई केल्विन। और उसको जो चेंज दिया गया, वो एग्जैक्टली केल्विन, उसको जो चेंज दिया गया वो एग्जैक्टली सेल्सियस के बराबर दिया गया। जैसे 0 केल्विन लोएस्ट टेम्परेचर, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन, एग्जैक्टली स्पीकिंग 0.15 एक्स्ट्रा लगता है, मैं 273 पे करवाऊंगा कैलकुलेशन, और 0.15 एक्स्ट्रा लगता है, 273.15 इतना होता है। 273 पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग कितना हो जाएगा, 373, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। और अपना रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इस पे हो जाएगा 300 केल्विन, इस पे हो जाएगा 300 केल्विन। और 0 केल्विन कितना हो जाएगा, -273.15 लिख देता हूं एक जगह ताकि याद रहे, डिग्री सेल्सियस। ये स्केल 0 से नीचे नहीं जाएगी। मैथमेटिकली स्पीकिंग जो चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में चलती है वो रिलेटिव चीज़ें होती है, जो चीज़ें 0 से नीचे नहीं जाती वो एब्सोल्यूट चीज़ें होती है, मैथमेटिकली स्पीकिंग। फिजिकल कॉन्सेप्ट तो हर चीज़ पे बात करते रहेंगे अपन, मैथमेटिकली स्पीकिंग, ठीक है। लिख लो जो जो लिखना है। लिख लिया? तो केल्विन में और सेल्सियस में जो चेंज होता है वो बराबर होता है। केल्विन और सेल्सियस में जो चेंज होता है वो बराबर होता है। इतना समझ में आया? तो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 1 डिग्री केल्विन, चेंज की बात करूं, और अगर टेम्परेचर की बात करूं तो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 274 केल्विन, है ना? समझ में आ रहा है? केल्विन 273 प्लस कर देंगे। चलिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में और समझेंगे, इस चीज को पढ़ते हैं। टॉपिक है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के आपस में रिलेशंस पढ़ने वाले हो। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर ली, केल्विन है।
तो अगर कहीं पे वैल्यूज आए फॉर्मूला में डालने की तो केल्विन में ही डालनी है। जहाँ पे सेल्सियस से काम चलेगा वो मैं बता दूंगा कि यहाँ पे चलेगा, क्यों चलेगा वो भी बता दूंगा, बट केल्विन में ही डालनी है आपको। केल्विन में डालेंगे, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो केल्विन में डाल दो, डाल सकते हैं कि नहीं सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, तो केल्विन में डाल दो तो गलत नहीं होगा। चलिए पढ़ेंगे दक्ष। That uses a gas, however, experiments show that all gases contain the variables that describes the behavior of a given quantity mass of gas are pressure, volume, and temperature. And the T capital 270. बस आइडियल गैस इक्वेशन, गैस और लिक्विड को आप नियर बाय समझते हो, नियर बाय समझते हो, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, तो गैस और लिक्विड को आप एक जगह समझते हो कि प्रॉपर्टीज मैच करेगी, क्योंकि थोड़े टाइम पहले फ्लूइड्स पढ़ा था और फ्लूइड्स में यही बताया था, तो सिर्फ फ्लो की प्रॉपर्टी मैच करती है, बाकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफर करती है। अगर मैं ज़्यादा बोलूं तो सॉलिड्स और लिक्विड्स की भी खूब सारी प्रॉपर्टीज मैच करती है, जैसे इंटर पार्टिकल स्पेसिंग दोनों में लगभग बराबर रहती है, लिक्विड्स में जरा सी ज़्यादा रहती है, नेग्लिजिबली। और गैस में इंटर पार्टिकल स्पेसिंग अगर वन डायमेंशन में देखें तो 5 से 10 गुना तक होती है, वन डायमेंशनली देखें। एरिया वाइज देखें तो 100 गुना तक, 10 × 10, और वॉल्यूमेट्रिक देखें तो 500 से 1000 गुना गैस एक्सपांड कर जाती है लिक्विड के कंपैरिजन में फॉर द सेम प्रेशर। तो पार्टिकल्स कम होते हैं गैस में फॉर द सेम वॉल्यूम, बहुत कम होते हैं, डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो अगर एक लिक्विड थर्मोमीटर और गैस थर्मोमीटर को कंपेयर किया जाए तो लिक्विड थर्मोमीटर ज्यादा एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे सकता, उसका रीजन दिया है, उसके आसपास की चीज अलग तरह से एक्सपांड कर जाएगी। और गैस थर्मोमीटर ज्यादा प्रॉपर रीडिंग देता है, गैस थर्मोमीटर ज्यादा प्रॉपर रीडिंग देता है। A thermometer that uses gas however gives the same reading, जो actual reading है वही, the same reading regardless of the used gas। जो गैस यूज कर रहे हो उसके अलावा उसको छोड़ दो, कोई सी भी गैस यूज कर लो वो रीडिंग सेम देगा। और जैसा थर्मोमीटर अगर मर्क्यूरी का है, मर्क्यूरी की जगह आपने दूसरा लिक्विड डाल दिया और सिर्फ स्केल बदलने की कोशिश की कि हाँ इतना एक्सपांशन इतना, तो वो रीडिंग सही नहीं देगा, काफ़ी गलत दे देगा। और गैस में ऐसा नहीं है। इसका क्या रीज़न है? एक्सपेरिमेंट्स शो दैट ऑल गैसेस एट लो डेंसिटी, एट लो डेंसिटी, क्योंकि जैसे गैसेस की डेंसिटी आप कम करते जाओगे पार्टिकल स्पेसिंग और बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कम होते जाएंगे। एट लो डेंसिटी exhibit same behavior, same expansion behavior, same behavior। तो ये जो पॉइंट है ना, गैसेस एट लो डेंसिटी, उसको बोलते हैं आइडल गैस। गैसेस एट लो डेंसिटी को बोलते हैं आइडल गैस। तो पार्टिकल्स में इतनी दूरी हो जाती है कि वो एक जैसा बिहेव करने लगते हैं। फिर पार्टिकल किस मास का है, H2 का है, Cl2 का है, किस मास का है, उस पर डिपेंड ज़्यादा नहीं करता। The variables that describe the behavior of the gas are pressure, volume and temperature। और जो टेम्परेचर है वो काय में लेना है? केल्विन में। वो आगे ब्रैकेट में वही मतलब दिया है कि भाई चेंज करके लो सेल्सियस से, आदत है सेल्सियस में लेने की तो +273 कर लो सेल्सियस में और केल्विन में लो। वो स्मॉल टी कैपिटल टी इसलिए बताया बस, और कुछ भी नहीं।
क्लियर हुई बात? अंडरलाइन करते हुए चलो या लिखते हुए चलो एक आध वर्ड। आइडल गैस मतलब लो डेंसिटी की गैस को आइडल गैस बोलते हैं। बोलूं आगे? मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैथमेटिकली समझने की कोशिश करना। जितनी भी पढ़ाई आज तक हमने की है उसमें ज्यादा से ज्यादा दो वेरिएबल्स लिए। इसको चेंज करने से स्ट्रेस स्ट्रेन या कोई सा भी उठा लो, दो वेरिएबल्स लिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी वो बोला था कि 5 में से 3 दिए रहेंगे तो 2 ही वेरिएबल रखे थे और फिर अपन ने आगे पढ़ाई की थी। ज्यादातर जगह पे ऐसे ही किया है। यहां पे थोड़ा सा लोचा है। पीवीटी 3 वेरिएबल्स है, आप स्टडी कर ही नहीं सकते। पीवीटी 3 वेरिएबल्स है, आप स्टडी कर ही नहीं सकते। इसको मैं चेंज करूंगा तो उसका क्या इफेक्ट इस पे और इस पे जाएगा वो मैं फिक्स नहीं कर सकता हूं। अगर सब कुछ अनरेस्ट्रिक्टेड है, अगर सब कुछ अनरेस्ट्रिक्टेड है, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट जाएगा और टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट जाएगा ये मैं नहीं बता सकता पहले से। अगर सब कुछ अनरेस्ट्रिक्टेड है तो मैं कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा लेता हूं। जैसे सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन है व्हेन टेम्परेचर इज हेल्ड कांस्टेंट। आपको हमेशा क्या इमेजिन करना है, एक सिस्टम ले लिया आपने, उसमें कोई गैस है। कैसी गैस है? आइडल गैस। आइडल गैस कैसी होती है? किसी भी गैस को लो डेंसिटी पे कर दो तो वो आइडल गैस हो जाती है। अब इसका मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, हीट फिक्स नहीं करी। समझना बात को, हीट फिक्स नहीं करी है, टेम्परेचर फिक्स करा है। हीट फिक्स करने के लिए मैं आइसोलेट कर सकता हूं। मैं आसपास इंसुलेटर लगा दूं तो हीट फिक्स हो गई, हीट बाहर नहीं जाएगी, पर उसके कारण टेम्परेचर बढ़ सकता है, घट भी सकता है। आप ये समझते हो? अगर मैं किसी चीज को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दूं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप समझते हो कि नहीं? मैं हीट नहीं दे रहा हूं उसको, मैं सिर्फ बहुत ज्यादा कंप्रेस कर रहा हूं, क्योंकि मैं कंप्रेशन में जो एनर्जी लगा रहा हूं वर्क डन, वो उसमें जाके हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों होगी वो नहीं बोल रहा हूं मैं, वो 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा जब समझ में आएगा। ये बिल्कुल नया तरह का चीज चालू की है हम लोगों ने। क्यों होगी वो नहीं बोल रहा हूं, बट ये तो समझते हो ना, किसी चीज पे मैंने एकदम से कंप्रेस कर दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम तो कम हो ही रहा उसका, प्रेशर अगर मैंने बढ़ाया तो वॉल्यूम तो कम हो ही रहा, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है वो, है ना। तो हम सिस्टम्स ऐसे ऐसे अलग अलग डेवलप करेंगे जिसमें एक चीज को कांस्टेंट रखेंगे तो बाकी 2 वेरिएबल्स का वेरिएशन समझ पाएंगे। समझे? स्टार्टिंग आगे बोलूं तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अगर उसमें हीट प्रोड्यूस हो तो हम उसको हीट निकाल सके, मतलब हीट से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट निकाल सके, हीट कम हो रही हो तो टेम्परेचर दे सके। या जो बाकी के 2 वेरिएबल्स है, ये तो एक तरीका हो गया तरीका करने का, पर जब ज्यादा तरीका किया जाता है वो ये किया जाता है कि आप पीवीटी में से क्या फिक्स रख रहे हो? टेम्परेचर फिक्स रख रहे हो, इसलिए बाहर लिख दिया मैंने। तो आप प्रेशर चेंज करोगे तो प्रेशर बहुत धीरे धीरे चेंज करोगे ताकि सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम में ही चेंज दिखे। ठीक है, कैसे की बात नहीं है, कैसे की बात नहीं करना अभी कि कैसे करेंगे, वो प्रैक्टिकल चीज हो गई ना। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं अभी, वो प्रैक्टिकल चीज हो गई, वो इंजीनियरिंग की हो गई, टेक्नोलॉजी की हो गई। हम लोग सिर्फ साइंस पढ़ रहे हैं अभी कि इससे क्या होगा। तो पढ़िए व्हेन
चलो बस दो रिलेशंस आए हमको, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़े होंगे, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़े होंगे। ओमिटेड बड़ा आसान सा है, केमिस्ट्री में भी यहाँ पे भी आसान से ही है, ऐसा कोई वो नहीं है। बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन बताता है, ऑब्वियसली जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन बताता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। तो उन्होंने ऐसा करके एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट से कुछ चीज निकली, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट से कुछ चीज निकली तो उनका रिलेशनशिप निकल गया। किस चीज का? प्रेशर और वॉल्यूम का, और वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ठीक है, छोटा सा लिख लो, बॉयल्स लॉ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर फिक्स। चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी तो ये बैठ जाए। AP थोड़ा बचा होगा। एपी का सर वही एक ऑप्शनल वाला बच्चा है सर। ओके आज ओसवाल भी ना ओके, आरएस RS अग्रवाल। ये और वो सवाल क्वेश्चन इसी साल का है क्या? देखता हूँ इसको मैं। अभी आरएस तो पहले वो NCERT कंप्लीट कर दे। हाँ हाँ, और सर्कल्स की भी कुछ बची हो, ट्रायंगल्स की, वो भी कर ले। चलिए बोलूँ आगे। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, या x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन y। इसका ग्राफ कैसा बनता है अपनी अपनी कॉपी में बनाओ। कॉपी में बनाओ। इससे बन जाए वो दूसरा बनाएगा। बना क्या? समझ। इसी से बना। अच्छा बना सकते हो, थोड़ी देर सोच के बना सकते हो। वैल्यूज ही तो डालनी है, वैल्यूज डाल के रिलेशन निकालना है। सिर्फ इतना नहीं, कितना बढ़ाने पे कितना बढ़ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा पोर्शन है, कहाँ पे कम है, सब कुछ। चलिए बोर्ड पे देखिए, नहीं हो पा रहा तो बोर्ड पे देखिए।
मुझे बताइए ये किसका ग्राफ है? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का? ये किसका ग्राफ है? x प्रोपोर्शनल टू माइनस y का। x प्रोपोर्शनल टू माइनस y का। तो इसका क्या बनेगा? x प्रोपोर्शनल टू 1/y का। देखो कोई भी वैल्यू बोलो, x की या y की कोई भी वैल्यू बोलो, बोलो y प्रोपोर्शनल टू ऐसा। x की ले ली 2 तो y की हो जाएगी हाफ, x की वैल्यू 3 तो y की हो जाएगी 1/3, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो ये x बढ़ने से y घट तो रहा है, पर यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, पर किस रेशियो में घट रहा है? x की वैल्यू 1 से 100 ले जाओगे ना, y उतने में 1 भी कम नहीं होगा, 1 से कम होते होते 1/100 तक ही पहुंचेगा, पूरा 1 भी कम नहीं हुआ। x की वैल्यू 1000 भी कर दोगे ना तब भी y जीरो नहीं होगा, x की वैल्यू 10,000 भी कर दोगे तब भी y जीरो नहीं होगा। तो x की कितनी बढ़ा लो इस पॉइंट के आगे तो y धीरे 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 मतलब कम तो हो रहा है, 1 से हाफ हो गया, 0.5 कम हो गया, फिर एक बढ़ाने पे 1/3 हो गया, 0.33 हुआ, मतलब अब सिर्फ 0.17 का अंतर हुआ, 0.5 से 0.33। अब आगे 1/4 मतलब 0.25 मतलब सिर्फ 0.8 का अंतर आया। तो x बढ़ते बढ़ते y का घटने का रेट कम हो रहा है, घटने का रेट कम हो रहा है। तो यहां पे ऐसा जाएगा ग्राफ एंड इट विल नेवर मीट x एक्सिस। सिमिलरली उल्टा देख सकते हो, y जब 2 है तो x 1/2 है। तो ये जो पूरा ग्राफ बनता है ये ऐसा बनता है। इस ग्राफ पे थोड़ा टाइम दीजिएगा, ये जो मैंने वैल्यूज का करवाया ना ऐसी वैल्यूज डाल के टाइम दीजिएगा, और ट्राई द सेम फॉर नेगेटिव ऑल्सो। नेगेटिव के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में बन जाएगा ऐसा कैसा मिरर इमेज, पहले x के अबाउट मिरर इमेज लो फिर y के अबाउट लो, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा कैसा इमेज बन जाएगा। पर इस पे टाइम दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है। बहुत बार होता है ग्राफ आता है फिजिक्स में केमिस्ट्री में और समझ में ही नहीं आता उसका वेरिएशन, तो हम लोग ऐसे ही रट लेते हैं उसको। इस पे टाइम दे दिया एक बार 10-15 मिनट तो आपके बहुत सारी चीज़ों में ईजी हो जाएगा, बहुत जगह आता है ये ग्राफ, इतना समझे। दूसरा तो x/y तो x प्रोपोर्शनल टू y वाला ग्राफ बनेगा। अब वो नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला वो डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ ग्राफ देख के पता चलता है, ग्राफ की वैल्यूज देख के पता चलता है, ग्राफ के वैल्यूज देख के पता चलता है, इसलिए वैल्यूज नहीं लिखी मैंने ग्राफ में। ग्राफ की वैल्यूज देख के पता चलता है ना। ये तेरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एमसीक्यू शीट में भी 2-3 क्वेश्चन है, वहीं पे क्लियर हो जाएगा एक कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। आज के लिए लास्ट चीज, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों की वैल्यू 0 से प्लस में ही रहती है क्या? क्या तीनों एब्सोल्यूट क्वांटिटीज है या कोई सी रिलेटिव भी है इसमें से? पी वी टी में से ये तीनों क्वांटिटीज एब्सोल्यूट है या रिलेटिव भी है? क्या नहीं है? रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट है। प्रेशर तीनों एब्सोल्यूट क्वांटिटीज है, ना प्रेशर नेगेटिव में जाता है ना वॉल्यूम नेगेटिव में, और टेम्परेचर केल्विन में लिया अपन ने वो भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। तीनों एब्सोल्यूट क्वांटिटीज हैं, इसलिए सारे ग्राफ्स आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे, क्योंकि तीनों में से कुछ भी नेगेटिव नहीं जाएगा, तो सारे ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे। क्लियर बात? कल इसको कंबाइन करेंगे और आपकी गैस इक्वेशन बनाएंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है।